हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक और चैप्टर नंबर 9 जो कि चैप्टर का नाम हो गया हमारी नींद, जो काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव में शुरू में ही 10-15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वो याद नहीं करते हैं और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और हमारी नींद का जो राइटर है वरीन गंडवाल। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है राइटर के नेम से या उससे कुछ रिलेटेड जो होता है, उस कभी कभी क्वेश्चन भी बना के पूछ लिया जाता है बोर्ड पे। और 100% हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस होता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए पहले हम वरीन गंडवाल के बारे में कुछ राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आशा करते हैं कि हम आप लोग
पेन कॉपी लेकर नोट बना रहे होंगे। और अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन भी लगा लो, क्योंकि शांति से सुनो और नोट बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। और नोट बनाने से ऑब्जेक्टिव में भी फ़ायदा होता है, और जो आपका सोचने का जो शक्ति होता है वो भी बहुत विकसित हो जाता है, और साथ में आपको प्रश्न में भी हेल्प मिलेगा। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब हुआ, या सीधे सीधे देखा जाए तो नोट बनाने का बहुत सी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पेन कॉपी लेकर नोट बनाना शुरू कर दो, और एकांत में पढ़ो। मस्ती में पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई इंटरटेनमेंट के साथ करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप चलते चलते या फिर हंसी मजाक में पढ़ाई किया जाता है, ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग तो थोड़ा तेज़ विद्यार्थी लगते हैं, क्योंकि यहाँ तक आए हैं पढ़ने के लिए, तो अब तेज़ विद्यार्थी होंगे ही। तो आई होप आप लोग नोट बना रहे होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू। प्रमुख समकालीन कवि वरीन गढ़वाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद गढ़वाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया, और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर D.Litt की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। गढ़वाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी है। इसमें आपको कुछ नया लगा है तो हम आपको बता दें कि वरीन गढ़वाल जी का जो जन्मदिन है 5 अगस्त 1947 ईस्वी, आप नोट में लिख लीजिए। क्योंकि देखो 5 अगस्त 15 अगस्त 1947, 5 अगस्त 1947 कुछ दिनों का बात है, तो हो सकता है कि यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि 5 अगस्त 1947 वरीन गढ़वाल जी का जन्मदिन है, और 15 अगस्त 1947 ये तो बताने का ज़रूरत ही नहीं, आप लोग भी जानते ही होंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम आगे देखते हैं। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वरीन गढ़वाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए परिस्थिति जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुएं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः उज्ज्वल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है, और उनकी बुनावट में ठेस देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। वरीन गढ़वाल को दुरुस्त चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। गढ़वाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो निरूदा, बर्तोल्द बिख्रत, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तयूस रोजीविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। समसामयिक कवि वरीन गढ़वाल की कविताओं के संकलन दुष्चरक में श्रेष्ठा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। तो यह वरीन गढ़वाल जी के बारे में बस यहीं तक था। तो आई होप हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप नोट बना रहे होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी नींद की कहानी पर। ठीक है।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ स्क्रीन पर, तो यह चैप्टर स्टार्ट हो गई है हमारी नींद, और इनका राइटर का नाम हो गया वरीन गंडवाल। देखो आप बोलोगे सर आप इतना बार काहे रिपीट करते हैं? हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, बाहर से याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पे। हमारी नींद का राइटर का नाम है वरीन गंडवाल, वरीन गंडवाल। ठीक है, चलो ठीक है। तो जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप इसमें सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या खास बात है कि इस तो हम 5 या 2 से 3 मिनट में हम पढ़ कर हटा देंगे। बहुत अच्छी बात है बाबू, हाँ ये तो बात सही है कि इसको अगर अब रीडिंग किया जाए तो 2 से 3 मिनट ही लगेगा, ये बात भी सही है। लेकिन देखो कोई भी कविता हो जाता है, देखो काव्य खंड और गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड जब तक तुम पढ़ोगे नहीं समझोगे, लेकिन काव्य खंड में क्या होता है, काव्य खंड में तुम पढ़ लिया नहीं समझोगे, जब तक इसका जो मायने नहीं समझोगे जब तक नहीं समझ पाओगे। तो हालांकि हम आपको बता दें कि गद्य खंड एवं काव्य खंड का दोनों दुनिया अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे कि मान कर चलो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है बाबू। जैसे कि मान के चलो तुम 2 से 3 मिनट में पूरा रीडिंग कर दोगे, ठीक है। और तुम क्या इसमें ना, हमको तो नहीं लग रहा है कि तुम रीडिंग करते हैं इसका जो मायने होता है वो समझ पाओगे। अगर समझ पा रहे हो तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप एक तेज विद्यार्थी हो रियल में। लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक एक कोटेशन लेंगे और इस कोटेशन के माध्यम से वरीन गंडवाल यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं हम उसका मायने भी समझेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ आराम से एक बार सुन लो, और एक बार सिर्फ पूरा इसका जो मायने समझ जाने के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि इससे रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव हो या प्रश्न हो या फिर कुछ भी हो, यानी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसे ज़रूर परीक्षा में बना कर आइएगा, ऑब्जेक्टिव में टिक मार कर आइएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एक से यानी कि जो इसका मायने है सिर्फ एक बार सिर्फ सुन लो, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है बाबू। इसमें समय बर्बाद क्या, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या है बताओ, जीवन में क्या है, मेहनत करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो अभी छोड़ो, अभी थोड़ा लेक्चर का समय नहीं है, ठीक है बाबू। तो हम इसका पहला कोटेशन ले लेते हैं और इसका मायने समझने का कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोग नोट बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी हमारे स्क्रीन पर देखिए पहला कोटेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, स्क्रीन पर देखो पहला कोटेशन, ठीक है। चलो, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गई पीर, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीच की फूली हुई छत के भीतर से। तो आप लोग तो इसका मायने हल्का भी समझ पाए होंगे, नहीं समझे सर, चलो कोई बात नहीं। चलो इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। कवि वरीन गंडवाल एक बीज के जीवन चक्र के माध्यम से अपनी भावना और कल्पना के विषय में कहते हैं कि जब वह अचेतना अवस्था में थी तभी भाव रूपी बीज विकसित होने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को बाहर निकलने के लिए धकेलना शुरू कर देता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भाव मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रेरित करने लगा, अर्थात हृदय में उफान मचाने भाव काव्य रूप में परिणत हो गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़े। अभी भी नहीं समझे सर, चलो कोई बात नहीं बाबू, हम और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते कवि जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अरे कोई बात नहीं समझो कोई बात नहीं, पहला डरना नहीं है, इसी तरह से पूछो, नहीं समझो फिर पूछो, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। डरने का है ही नहीं, पूछो, डायरेक्ट कमेंट करो, हम तुमको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। चलो तो हम और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसमें डरने वाला है ही नहीं। गलती से ही कोई स्टूडेंट सीखता है, हम खुद कभी कभी गलती करते हैं, कभी कभी बोलते बोलते वॉइस रिकॉर्डिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, तो इससे सबसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं समझो कोई बात नहीं। चलो खैर, चलो हम तुमको और थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि जी क्या करना चाहते हैं। कवि का कहना है कि
बीज मूल रूप में अचेतन रहता है, लेकिन जब वह मिट्टी, पानी, धूप एवं हवा का संपर्क में आते हैं तब वह पौधों से पेड़ का रूप धारण कर लेता है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार एक कवि भी उसी बीज के समान होता है, क्योंकि जब वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने लगता है तब वह एक गहरी नींद में खो जाता है, अर्थात वह भावुक हो जाता है। इसी भावुकता की दशा में उसके भीतर उन समस्याओं के प्रति संवेदना का स्फुरन होता है तथा कवि को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। काव्य उसी प्रेरणा के फलस्वरूप मूर्त रूप धारण कर जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। तो आई होप अभी तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? हाँ सर, हम समझ गए हैं। चलो ठीक है बाबू, तो हम फिर अगला कोटेशन ले लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए और हम नेक्स्ट कोटेशन ले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। गरीबी बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो आई होप इसका मायने आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे हैं सर, चलो कोई बात नहीं, तो हम इसका आपको थोड़ा सा हम विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं। चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ दोबारा सुन लेना तुम, ठीक है? चलो हम समझाते हैं। कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों की जीवन दशा के विषय में कहता है कि उसके बच्चे दीनता के कारण या तो काल के गाल में समा जाते हैं अथवा अत्याचारियों के कोप का शिकार होते हैं, लेकिन जब ये गरीब संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अर्थात उन्हें जब अपने अधिकार का बोध होता है, तब अत्याचारी सुविधा भोगियों के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। तो आई होप इसका मायने आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलो इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि कवि जी क्या कहना चाहते हैं इस कोटेशन के माध्यम से। ये तो हम समझेवे किए हैं, लेकिन इससे थोड़ा अलग होकर थोड़ा विस्तार में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कवि जी क्या कहना चाहते हैं इस कोटेशन के माध्यम से, ठीक है? कवि का कहना है कि सुविधा भोगी गरीब जनता का शोषण करके स्वयं तो ऐश्वर्य का जीवन बिताते हैं, जबकि सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने हार मांस गलाने वाले को मक्खी मानकर उनका हक डकार जाते हैं। उनका मानना है कि सुख में जन्म लेने तथा दुख में मरने के लिए ही इनका जन्म होता है। ये गरीब दुख भोगने के आदी होते हैं, इसलिए इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन कभी ऐसी लोगों की दूषित भावना का विरोध करते हुए एक नए समाज की स्थापना का आह्वान करता है। कवि सामान्य जनों को अपने काव्य द्वारा जन जन में नव चेतना का स्वर भरना चाहता है, ताकि गरीब अपने अधिकार से अवगत हो सके और अपने पर हो रहे अत्याचार का दृढ़ता के साथ विरोध करते हुए अपने हक की प्राप्ति का प्रयास कर सके। कवि चाहता है कि हर व्यक्ति अत्याचारियों के विरोध अपनी आवाज़ बुलंद करे। इसलिए कवि कहता है कि जब गरीब बस्तियों में नव चेतना का स्वर बुलंद हुआ तो आराम पसंदों के कान खड़े हो गए। यानी कि जब सारा गरीब लोग जब एक साथ अपनी आवाज़ उठाएंगे तो जितना नेता लोग हैं जो आराम अपनी जीवन ऐश्वर्य में व्यतीत करते हैं वो उसका सबका कान खड़े हो जाएंगे, उनके हक देने लगेंगे। तो कवि जी यही कहना चाहते हैं, ठीक है? जब गरीब आदमी टोटल गरीब आदमी यानी कि सभी गरीब आदमी जब अपने हक के लिए पूरे एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो वह जो बड़े से बड़े नेता है वो मजबूर हो जाएंगे उनको हक देने के लिए, ठीक है? तो यही समझाया गया है इस कोटेशन के माध्यम से। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो हम फिर नेक्स्ट कोटेशन जो कि लास्ट का कोटेशन बचा हुआ वो हम फिर देखते हैं।
देखो बाबू, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम एक बार में नहीं समझ पाए, प्लीज़ आप दोबारा समझाइए। तो कहाँ से समझ पाओगे? जो रियल है हम वही बता रहे हैं। बहुत सर जो क्या होते हैं नहीं बताते, सिर्फ चुपचाप आते हैं और ना बातचीत करना है स्टूडेंट से, नहीं कुछ करना, सिर्फ आए और रोबोट की तरह समझा के और चले जाते हैं। तो हमारा इरादा ऐसा नहीं रहता है। जब विद्यार्थी समझ भी नहीं किए तो पढ़ा के कोई फ़ायदा होने वाला तो है ही नहीं। जब ऐसा ही करना था तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? जब विद्यार्थी समझ भी नहीं किया तो फिर पढ़ाने से कोई फ़ायदा होता है नहीं है। तो देखो बाबू, तो ये हम थोड़ा सा हम आपको सच्चाई बता देते हैं, लेकिन सच्चाई से घबराना नहीं है। आप जो बोल रहे हैं इसका जो मायने होता है आप नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बार में पूरा समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे, पूरे अपने तन मन धन के साथ। लो, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। अब अपने पूरी कोशिश के साथ प्रयास करने की कर रहे होंगे, प्रयास समझने का, लेकिन देखो नहीं समझ पा रहे होंगे आप पूरा। तो आपको घबराने का कोई बात है ही नहीं, घबराने का कोई बात है ही नहीं। अरे हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये जो काव्य खंड है, यानी जो काव्य खंड है, ये कविता हो जाता है। कविता समझना इतनी आसानी बात नहीं है। इस पर जो हम आपको बता देते हैं, जो इस पर हिंदी साहित्य में जो PhD कर लेते हैं, वही देखो ऐसा बात नहीं है कि वही समझ पाते हैं। लेकिन तुम एक तरह से बूझो, जो यानी कि 20 साल 25 साल पढ़ाई करते, PhD यानी शुरू से लेकर आप 25-30 साल पढ़ाई करते, तो वह एक तरह से पूरी तरह से इसका एक एक बात समझ जाते हैं। और आप तो अभी तुरंत ये भी किए हो, यानी कि इससे पहले तो हमारी नींद या कोई कविता तो पढ़ाई किए ही नहीं होंगे। हमको तो पूरा विश्वास है अपने पढ़ाई किए होंगे। अगर आप किए होंगे तो उतना इसका मायने समझने का भी कोशिश नहीं किए होंगे। और कविता याद करके सुना देना एक अलग बात है, जो इसका जो मायने है वो समझना एक अलग बात है। तो आप डायरेक्ट जो 10th क्लास में आए हो और आप चाहते हो कि हम 100% समझ जाए, आप ही बताओ, क्या ऐसा कोई भी काम होता है कि एक ही दिन में कोई 100% हो जाता है? क्या आप जब बचपन में ABCD सीखे थे तो क्या एक ही दिन में पूरा A से लेकर ABCD से Z तक सीख गए थे? नहीं ना, उसमें भी टाइम लगा था। जब 1 से 100 तक सीखे थे उसमें भी टाइम लगा था। तो फिर इसमें तुम घबरा रहे हो काहे? जब आप इसमें अगर आप 50 से 60% समझ पा रहे हो तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। इसमें चिंता होने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है बाबू। तो यानी कि देखो हम जितना बताए हैं, अगर आप उतना ही समझ पा रहे हो तो यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत है। इससे ही रिलेटेड पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह जो हमारी नींद है या वीरेन गंडवाल जी की जितना भी कविता है, यह एक तरह से बुझो कि बड़े बड़े लेवल पर इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर बड़े बड़े लेवल IAS का हो गया, UPSC होगा, BPSC हो गया, इस सब में से यहाँ से प्रश्न उठता है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात है ही नहीं। बिहार बोर्ड में बेसिक लेवल पर पूछा गया है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी कि हम जितना समझाने का प्रयास किए हैं, अगर आप इसमें 50 से 60% समझ पा रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए पर्याप्त मात्रा में बहुत है, ठीक है बाबू। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, घबराने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हम फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यार चिंता करने की कोई बात नहीं है। और चलो हम इसका यानी कि बोर्ड के माध्यम से हम आपको एक यानी कि बोर्ड के माध्यम से कुछ हम अलग ढंग से हम आपको समझा देंगे इस पर, ठीक है। जब तक आप यह लास्ट का क्वेश्चन सुनो और उसके बारे में फिर हम इसका जो मायने होता है वह समझा लेते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरी वाला बात है ही नहीं, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम हमारे साथ। अरे क्या बताए, कभी कभी ये सब भी बताना बहुत, देखो तुम समझते हो ना, चलो तुम समझते हो, लेकिन इसमें से भी बहुत स्टूडेंट है कि कभी कभी घबरा जाते हैं इस परिस्थिति को देखते हुए कि सर समझाए है इतना अच्छा से हम नहीं समझ पाए हैं। तो कभी कभी होता है कि बातचीत करते हुए उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अभी एग्जाम्पल देवे कि तुम बचपन में ABCD सीखे तो 1 से 100 तक सीखे, तो उसमें भी टाइम लगा था। और तुम अभी 10th क्लास में आए हो और जस्ट अभी यह चैप्टर पढ़ाई कर ही रहे हो और एक दिन में तुम चाहते हो कि हम पूरा समझ जाए, तो ये थोड़ा सा कठिन वाला बात हो जाता है, ठीक है बाबू। इसे आप 1 से 2 बार देखो ना, 1 से 2 बार सुनो, 2 से 3 बार सुनो, ठीक है। अगर आपके पास बुक हो तो बुक भी पढ़ने की कोशिश करो। तो थोड़ा सा होता है, कठिनाई होता है, तो कोई बात नहीं, डरने का कोई बात नहीं। अरे गलती से ही सीखता है। देखो हम खुद वॉइस में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन क्या कभी देखो हमसे हमारे इतना आप गलती कभी करोगे तो तुम बोलोगे कि हम जीवन में अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, गलती करो। हम गलती करने में हम खुशी महसूस करते हैं, लेकिन वही दोबारा गलती नहीं करना है, ठीक है। ताई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट कोटेशन हम ले लेते हैं। आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखो, सबसे नीचे का कोटेशन है और यह लास्ट कोटेशन है। तो आप हमारे साथ देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं घबराने का ज़रूरत है। आप अगर 50 से 60% हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ 50 से 60% समझ रहे हैं, तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। और हम आपको आगे चल कर बता देंगे कि
कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, सब हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप शुरू से लास्ट तक दोबारा आप वीडियो सुन लेना, ठीक है। तो चलो हम लास्ट का जो कोटेशन है वो हम कवर कर लेते हैं। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। तो आई होप इसका मायने अब थोड़ा सा भी समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। पहले जैसे कि हम पहले ही आपको सब कुछ बता दिए हैं, तो उसमें तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। चलो हम फिर देखते इस कोटेशन के माध्यम से वरीन गंडवाल जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वरीन गंडवाल जी यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हटे स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। उनका जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। वे हमारी बेपरवाहियों के कारण परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने सुखमय जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य यह है कि अत्याचारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर अपने सुख साधन की लिप्सा में भूले रहते हैं। कवि आगे कहता है कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, तो जनता अत्याचारियों का जुर्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलते। देखो कितना साधारण भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग भी तो थोड़ा सा राजनीतिक के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे देखो राजनीतिक के बारे में जान रहे हो ना थोड़ा सा, देखो इसमें कुछ नहीं है। अगर आप जान रहे हो तो खुशी वाला बात है, इसमें शर्म की कोई बात है ही नहीं है। देखो राजनीति, देखो इसमें तो राजनीतिक के बारे में है, उससे भी थोड़ा रिलेटेड करके देखो। जैसे कभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो उससे भी थोड़ा थी उसमें मिलता जुलता करके दिमाग घुमाकर थोड़ा वो समझने का प्रयास करो। अब ऐसा नहीं कि हम जो समझा रहे हैं अगर उससे कुछ देखो समझने का हम सबसे आसान तरीका हम तुमको बता देते हैं आज। जैसे कि हम इसके माने कि जो इसमें कवि कहना चाहते हैं उससे हम समझा रहे हैं, ठीक है। इस कोटेशन के माध्यम से हम जो समझाए हैं, और जो इसमें तो बार बार नेता का जो इसमें अत्याचार किया जाता है गरीब पे, उस सब का जो है तो उससे भी आप लोग तो कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते ही होंगे, नेता के बारे में। तो उससे भी तुम मिलता जुलता शब्द अपने दिमाग में घुमा कर समझ सकते हो आसान भाषा में, ठीक है बाबू। चलो तो अच्छा ठीक है, चलो हाँ ठीक है, तुम कमेंट किया हो ना थोड़ा आसान भाषा में हमको और समझा दीजिए। तो चलो ठीक, हम थोड़ा सा हम और उसको आसान भाषा में समझाने के प्रयास करें कि कवि जी क्या कहना चाहते थे। कवि का कहना है कि आज विश्व की अनेक देश संहार के साधनों से संपन्न होने के बावजूद अपने अत्याचारी साधन के विकास पर रोक लगाना नहीं चाहते। वे दिनानुदिन संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते जा रहे हैं। वे हर विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। वे अपने हटे स्वभावश मानव सभ्यता का विनाश करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस प्रकार हमारी नींद के माध्यम से कवि ने समाज के शोषक वर्ग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जनता अत्याचारियों का जुल्म सहती जा रही है किंतु दृढ़ता से विरोध नहीं करती। कवि को लगता है कि जनता अपनी नासमझी के कारण दुख में जीवन बिताने से इनकार करना नहीं चाहती। शोषक वर्ग अपने जुल्मी जाल में जनता को फंसाए स्वर्गीय सुख का आनंद लेता है। तात्पर्य यह है कि आज अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना जनता नहीं भूल पाई है। कितना आसान भाषा में हम आपको समझा दिए होंगे। और इसमें जितना भी हम बोले हैं इससे यानी कि इससे पहले भी आप लोग जानते ही होंगे। अस्त्र शस्त्र देखबे करते हो आजकल कितना अस्त्र शस्त्र हर एक देश वाले खरीदते हैं, और आजकल तो वो जो अस्त्र शस्त्र पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये विमान होना चाहिए, हमारे पास ये AK-47 पता न जाने कौन कौन सा विमान उत्पन्न हो रहा है। अभी परमाणु बम हो गया,
तो हालांकि आप लोग तो इस भी थोड़ा सा तो जानते ही होंगे, तो इससे से रिलेटेड करके आप लोग समझ पाए होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न बच गया है, तो हम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है बाबू। तो देखो, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम तो आपको पहले ही बता दिए कि आप अगर 50 से 60% समझ पा रहे हैं, तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको बाहरी दुनिया में भी नहीं जाना है, यानी कि आप पूरे यानी कोई भी कविता भी पढ़े और उसको हम 50 से 60% समझ गए, तो ऐसा भी नहीं। यानी कि हम जितना समझाने की कोशिश किए हैं, अगर आप उससे रिलेटेड करके 50 से 60% समझ पा रहे हैं, तो यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत काफ़ी है। यानी कि उतना पूछा भी नहीं जाता, पूरे बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है। चलो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, जो हम अभी बोले हैं ना, जो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखिए, तो कुछ इसमें प्रश्न है, उसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 7 से 8 प्रश्न है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो 7 से 8 प्रश्न है, सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अरे पूछा ही नहीं जाता तो फिर याद तुम काहे करोगे, तुम बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप सर क्या बोल देते हैं कभी कभी। सही में हम बता रहे, इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में यही 2 से 3 ऐसा प्रश्न है जो बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तुम कभी भी जाके तुम 10 साल का जो गाइड होता है वो कभी तुम पढ़े हो? नहीं ना पढ़े हो, तो फिर हम तुमको बता रहे हैं ना। देखो, और ऐसा भी नहीं है कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सभी प्रश्न बताते हैं। 7 से 8 प्रश्न है, उसके बाद कविता के आसपास हो गया, उसके बाद 2 क्या है समानार्थी शब्द हो गया, फिर कर्ता कारक हो गया, फिर कारक की पहचान कीजिए। देखो, तो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सभी बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। लेकिन इसमें से जो VBI क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में करके जो पूछता है प्रश्न बार बार, उसी को ही VBI प्रश्न कहते हैं। और हम जो VBI प्रश्न गैस करेंगे वो 80 से 90% चांस रहता है वही में से पूछेगा। और हर साल यही होता है, हम जो गैस करते हैं वही पूछा जाता है, उसी में से पूछता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ एक ही बता देंगे कि आपको सिर्फ यही याद कर लेना है। जी नहीं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन याद करना है, जैसे कि हम पहले ही बताए। तो यानी कि 7 से 8 जो प्रश्न है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है जो पूछने, यही 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस बनता है। तुम ही बताओ, अगर सभी क्वेश्चन पूछेगा, भाई 24 चैप्टर है टोटल मिला के, तो फिर 24 चैप्टर में से एक ही प्रश्न लेगा, तो फिर कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। थोड़ा भी बेसिक दिमाग भी लगाओ, सिर्फ जो मन जो सोचने लगते हो कि सर क्या फालतू का प्रश्न करने लगते हैं कि सभी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। तुम थोड़ा बेसिक दिमाग लगाओ कि टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 8 से 10 पूछा जाता है, या 11 से 15 या 16 बहुत हो गया क्वेश्चन। तो फिर 15-16 क्वेश्चन यार, सभी प्रश्न सभी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लेंगे, तो फिर कहाँ से कहाँ भाग जाएगा, 24 हो जाएगा, तो उतना पूछा ही नहीं जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सभी कुछ कवर करते हैं, यानी कि अब जितना स्क्रीन पर देख रहे प्रश्न हो गया, 2 शब्द समानार्थी हो गया, कर्ता कारक हो गया, तो हम सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आपको मन में प्रश्न आता होगा कि यह सर मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो हम आपको बता दें, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट होगो तो हमको लगता ही होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे VBI क्वेश्चन आंसर, यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है, उसके बाद जो भी कविता के आसपास हो गया या फिर कर्ता कारक हो गया, जो भी है सारा कुछ हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करके और हम फिर प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि देखो, ऐसा भी नहीं होता है कि चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा फ़ायदा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न आने लगता है। तो हालांकि हम आपको बता दें कि चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि हम इससे रिलेटेड जो कवर करेंगे, यानी इससे रिलेटेड जो VBI क्वेश्चन हो गया या फिर कर्ता कारक हो गया, जो भी है, जो भी हम न्यू चैप्टर कवर करके हम जो अपलोड करते हैं वीडियो, तो वह आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि हम वीडियो अपलोड कर दिए और 10 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, तो आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से आपके वहाँ पहुँचे, तो फिर 10 दिन में क्या आप कर पाओगे। एक दिन में अगर मान के चलो
5-6 वीडियो पहुंच गया 2-2 घंटा का, तो फिर एक 10 दिन में कवर कहाँ से कर पाओगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाता है, क्योंकि हम जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू। तो और हम जाते जाते हम आपको थोड़ा सी बातचीत कर ले, अगर आपका इजाज़त हो तो, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी सी बातचीत हम करना चाहते हैं। ठीक है, कमेंट में बताओ बातचीत करना चाहते हैं हम। चलो थैंक यू यस लिखने के लिए। देखो बाबू, हम आपको बता दें, मेहनत से कैसे, देखो मेहनत से कब तक घबराओगे बताओ। देखो बातचीत करने का मतलब क्या होता है, हम तुम ही के बारे में बात करेंगे। हम अपना पर्सनल बात कैसे हम तुमको बता देंगे, या ये कोई दोस्त का कोई रिश्ता थोड़ी है कि पार्टी थोड़ी चल रहा है कि अब दोस्ती वाला बात बतियाने लगे। हम तुम्हारी ही लाइफ से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, 2 से 3 मिनट बात करेंगे। देखो बाबू, तुम, हमारा कहना क्या है, तुम मेहनत से कब तक डरोगे बताओ। तुम बोलते हो कि सर कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अपने मन में सोच रहेंगे सोमवार से पढ़ेंगे, फिर 1 तारीख आएगा, फिर 5 तारीख आएगा, फिर मंगलवार आएगा तो पढ़ेंगे। ऐसे करते करते मालूम है पूरा दिन गुजर जाता है। और दोस्त, तुम क्या बोलते हो, दोस्त के चक्कर में काहे रहते हो। हम नहीं कहते, देखो दोस्ती निभाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेकिन दोस्ती से पहले तो कैरियर को ध्यान देना पड़ेगा। दोस्ती आज है, कल भी रहेगा, पीछे भी था। दोस्ती तो सब दिन साथ है ही, लेकिन जो एक बार जो अभी बहुमूल्य समय है आपका, अगर एक बार यह समय निकल जाएगा हाथ से तो फिर क्या पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। तो समय रहते ही सही तरीक़ा से मेहनत किया जाए। दोस्त है रहेगा, या दोस्त लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। अगर लड़की है तो लड़की अपनी तरह से सोच ले कि लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है। तो दोस्त था है रहेगा, तो इसमें कोई कहने वाला बात ही नहीं। लेकिन अगर आपका जो कैरियर है, अगर कैरियर देखो, कैरियर था है रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक बार अगर यह बहुमूल्य समय निकल गया तो फिर आने वाला नहीं है। आई होप आप लोग भी जानते ही होंगे, लेकिन एक गुरु का काम ही होता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना। ठीक है बाबू, तो एक बहुमूल्य सा समय आपको नहीं गंवाना चाहिए हमारे हिसाब से। देखो ज़िंदगी भर तो खेलना ही है, ज़िंदगी भर तो मस्ती पार्टी सब कुछ करना ही है, लेकिन जो यह तुम्हारा एक बहुमूल्य समय है, यहाँ से कैरियर स्टार्ट हो जाता है कोई भी स्टूडेंट का क्लास 10 से। यहीं से तुम यानी कि मेहनत करके तुम एक अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन कराओगे। सही बात है, जब एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराने से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। हम ऐसा भी नहीं कहते कि अगर कोई स्टूडेंट को अच्छा नंबर नहीं आया तो वो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा बात हो गया, तो अब जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन का देख लो तो सब कॉलेज ड्रॉप ही रहता है, सब कोई कॉलेज में सब फेल ही रहता है या कॉलेज छोड़ ही देता है। इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता है। लेकिन हमारा बस इतना ही कहना है, अगर आपके पास यह बहुमूल्य समय है तो फिर आप अपने बहुमूल्य समय गंवाने से कोई फ़ायदा होने वाले है नहीं। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्ती है, था, रहेगा, तो ये अपनी जगह है, लेकिन जो ये आपका बहुमूल्य समय है आप उसे नहीं गवाइए और मेहनत कीजिए। तो बस इतना ही आज के लिए। और जाते जाते बस हम थोड़ा सा यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि अपनी राह भटक जाते हैं, यानी कि एक दिन में मान के चलो 10 घंटा पढ़ लिया, फिर 3 दिन गायब हो गए, 2 दिन गायब हो गया। तो ऐसा बाबू नहीं करना है, रोज़ 5 से 4 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन रोज़ रेगुलर पढ़ाई करना है। ठीक है बाबू, यार तुम 4 ही 5 घंटा पढ़ो ना क्लास 10th के लिए, बहुत हो जाता है अगर रेगुलर हो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 घंटा आज पढ़ लिया फिर 2 दिन गायब हो गए, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ 2 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए चलने का। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से सारा VVI प्रिंस क्वेश्चन कवर करके हम डाल देंगे और आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।